हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर के स्टडी स्काई। स्टूडेंट, हम लोग आज से यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ की स्टडी करेंगे। क्लास 10th मैथ में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं, मैंने पहले ही आपको सिलेबस बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। स्टूडेंट, ये हमारी यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ की फर्स्ट वीडियो लेक्चर है, जिसमें हम चैप्टर 1 वो जिसका नाम है वास्तविक संख्या के बारे में स्टडी करेंगे, और सब कुछ हम डॉक्टर मनोहर रे की बुक से स्टडी करेंगे। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट न करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए स्टूडेंट, प्रश्नावली एक को हल करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज हम प्राप्त कर लेते हैं कि चैप्टर 1 वास्तविक संख्या कहती क्या है। तो आइए पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए संख्या, सबसे पहले हम संख्या समझ लेते हैं, संख्या क्या होती है। देखिए संख्या को दो भागों में डिवाइड किया गया है यहाँ पर। हालांकि ये सब आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज करना जरूरी होता है। तो देखिए संख्या को दो भागों में बांटा गया है। पहले एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है काल्पनिक संख्या। पहले काल्पनिक संख्या समझ लेते हैं। देखिए आपने ऐसा कभी संख्या देखा है क्या जिसमें √-2 लगा हो? जैसे आपने ऐसी संख्या अभी तक नहीं देखी होगी। जब आप क्लास 11th में जाएंगे तब वहाँ 11th और 12th में वहाँ आपको देखने को मिलेगा। ये होता है आपका इमेजिनरी नंबर ना, मतलब कि इसका जब आप स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो निगेटिव आएगा। यानी ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर भी वह निगेटिव ही रहता है, ऋण पूर्णांक ही रहता है, वह कहलाता है काल्पनिक संख्या। इसकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं। तो वो होता है काल्पनिक संख्या, और ये आपको आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको नहीं पढ़ना है। हमको केवल वास्तविक संख्या पर ध्यान देना है। वास्तविक संख्या क्या होती है? तो यहाँ पर देखिए जो वास्तविक संख्या होती है इसको आगे दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या। ये सब आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वो होती है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ Q 0 के बराबर नहीं है, और अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। और अशांत अनावर्ती संख्या अपरिमेय होती है, और शांत संख्या परिमेय होती है, और अशांत आवर्ती संख्या भी परिमेय होती है। तो इस पर भी थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। अगर आपने परिमेय अपरिमेय क्या होती है इसके बारे में अच्छे से नहीं पढ़ा है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं। तो परिमेय अपरिमेय, इसके बाद देखिए परिमेय को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। अपरिमेय आप समझ चुके होंगे, इसे √3 √2। यहाँ परिमेय को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है पूर्णांक और एक होता है भिन्न संख्याएं। तो देखिए पूर्णांक और भिन्न दोनों में बहुत ही अंतर होता है। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, जैसे मैं आपको बोल दूं, जैसे एक क्या है, एक पूर्णांक है, -1 एक पूर्णांक है, 0 एक पूर्णांक है, 2 भी एक पूर्णांक है। लेकिन अगर बोल दूं 3/2, क्या यह पूर्णांक है? नहीं। क्यों? कि कोई भी भिन्न में जो संख्या होती है ना, या कोई भी दशमलव में जो संख्या हो, जैसे 1.5 0.5, ये कोई पूर्णांक नहीं होता। पूर्णांक जो होता है वो न तो दशमलव में होता है न भिन्न में होता है। वो -1 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन भिन्न या दशमलव में नहीं हो सकता। इतना बात आप याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद देखिए पूर्णांक को भी इधर 3 प्रकार से डिवाइड कर दिया गया है। पहला आता है ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक जैसे जिसके सामने माइनस साइन लगा होता है, जैसे -1 -2 -5। ये सब मैंने आपको क्लास 9th की वीडियो लेक्चर में बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं आप। इसके बाद धन पूर्णांक आता है 1 2 3 4 5, सब जिसके सामने हमेशा पॉजिटिव साइन लगा होता है। और एक आता है शून्य। शून्य देखिए न तो धन है न ही ऋण है, शून्य केवल और केवल पूर्णांक है। ये बात भी मैंने आपको बताया था। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, अब देखते हैं हम रियल नंबर जिसे वास्तविक संख्या क्या होती है। तो आपके बुक्स में देखिए डॉक्टर मनोहर के बुक्स में दिया गया है कि वास्तविक संख्या और रियल नंबर जिसको बोलते हैं, परिमेय तथा अपरिमेय सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यह मैंने आपको टाइप में बताया, जैसे यहाँ पर भी दिया हुआ है, परिमेय व अपरिमेय दोनों मिल करके वास्तविक संख्या का निर्माण करते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। कई लोगों को, कई स्टूडेंट को तो समुच्चय का मतलब ही नहीं समझ में आया होगा। देखिए समुच्चय का मतलब होता है ग्रुप। जैसे मैं बोल दूं आपके 5 दोस्त हैं, तो कुछ लोग बोल सकते हैं ना कि आपके 5 दोस्तों का समुच्चय है, 5 दोस्तों का ग्रुप है, यानी समूह है। समुच्चय का मतलब समूह, जिसको सेट बोलते हैं। और वास्तविक संख्या को R से, कैपिटल R से दर्शाया जाता है। इतना आप याद रख लीजिएगा। और ये वही चार्ट है जो मैंने आपको भी बताया कि वास्तविक संख्या 2 प्रकार से होती है। इतना आप चाहें तो अपने बुक से नोट्स कर सकते हैं, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, बस वही क्लास 9th के हैं जो परिमेय और अपरिमेय, भाज्य सम विषम, इतना आप हमेशा याद रखिएगा। ये सब बेसिक नॉलेज है। क्लास 9th में भले ही है, लेकिन ये 10th और 12th हमेशा आपको काम देगा। तो सम विषम, भाज्य अभाज्य, परिमेय अपरिमेय सबके बारे में अच्छे से नॉलेज प्राप्त कर लीजिए। आपने नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं यूक्लिड डिवीजन लेबना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। चैप्टर 1 में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी पर सभी जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब इसी पर आधारित होंगे। तो यूक्लिड डिवीजन लेबना क्या कहता है, आइए समझते हैं। पहले पढ़ लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का
दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर इतना है, यहाँ ए बराबर यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। मुझे पूरा यकीन है 100% कि इतना आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ सिंपल तक। देखिए दोस्तों, यूक्लिड जो थे ना, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक प्रमेय दिया था, एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम दिया गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इनके सिद्धांत के अनुसार क्या कहता है कि यदि कोई धन पूर्णांक या कोई भी पूर्णांक हो, मान लो कोई एक पूर्णांक है ए, ये क्या है, एक पूर्णांक है, और बी भी एक पूर्णांक है। यदि ए और बी कोई एक पूर्णांक है तो ए और बी में क्यू और आर इस प्रकार, क्यू और आर भी क्या है, एक पूर्णांक ही है, दो पूर्णांक ही है, इस प्रकार विद्यमान होंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा। अब जहाँ आर जो होगा ना, आर देखिए जो आर है ये जीरो के हमेशा बड़ा रहेगा या फिर जीरो के बराबर रहेगा, जीरो से छोटा कभी नहीं हो सकता। तो ये जीरो के हमेशा बड़ा हो सकता है या जीरो के बराबर हो सकता है, लेकिन आर जो होगा हमेशा छोटा रहेगा किसके, इस बी से आर जो रहेगा वो हमेशा छोटा ही रहेगा, इससे कभी बड़ा नहीं होगा। तो इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इसका मतलब होगा आर जीरो के बराबर हो सकता है लेकिन जीरो से हमेशा बड़ा रहेगा, छोटा कभी नहीं होगा। बट आर हमेशा छोटा रहेगा किससे, इस बी से, यानी आर जो होगा जीरो से बड़ा या बराबर हो सकता है लेकिन छोटा रहेगा हमेशा बी से, कुछ इस प्रकार दर्शाते हैं। अब देखिए, अब इन सबके टर्म को समझ लेते हैं। जहाँ ए क्या है, भाज्य है। भाज्य क्या होता है, जिसमें हम भाग लगाते हैं। अभी हम समझेंगे डिटेल में उदाहरण के माध्यम से। तो अभी बस इतना याद रखिए कि ए क्या है, भाज्य है, बी भाजक है, और क्यू क्या है, भागफल है, और आर शेषफल है। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। हो सके तो इस इक्वेशन को, इस समीकरण को, इस लाइन को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अभी आपको इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल मिलेगा और बोल देगा कि HCF याद कीजिए, म से निकालिए, ल से निकालिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके इसको हल कीजिए। तो इस लाइन को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब आइए एग्जाम्पल की मदद से अच्छे से समझते हैं। तो देखो, मैंने मान लिया कि a बराबर 25 और b बराबर 4। अब 25 और 4 सब पूर्णांक है, मैंने पहले बताया आपको। और यूक्लिड विभाजन भी यही बोलता है कि यदि a और b दो पूर्णांक हो तो इनमें देखो q और r इस प्रकार विद्यमान होंगे। अब q r कहाँ से पता चलेगा, जब हम इन दोनों का भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बोला था कि b क्या है, b भाजक है। भाजक का मतलब जो किसी को डिवाइड करता है, जो किसी को भाग, जिसको काटता है। जैसे 4/25 कर दिया, तो भाजक कौन होगा, जो भाग दे रहा है। और जिसमें भाग लग रहा है, यानी 25 में भाग लग रहा है, इसको हम भाज्य बोलेंगे। और यहाँ जो प्राप्त होता है इसको भागफल बोलते हैं, और जो शेष यहाँ बचता है वो इसको शेष ही बोलते हैं। इतना तो आपको शायद पता होगा। तो जब हम 4 को इसमें भाग देंगे तो देखिए 4 छंग 24 होती है। अब देखिए शेष कितना बचा, एक शेष बच रहा है। तो यहाँ पर देखिए a बराबर तो 25 है, b बराबर 4 है, ये हमने मान लिया। यहाँ पर जो आपका q निकल के आएगा, q होगा 6 और r बराबर 1 आएगा। तो अभी जस्ट मैंने आपको पहले क्या बताया कि जो r होगा, r जीरो के बराबर हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो r निकल के आया है, ये r क्या है, r जो 1 है, 1 हम सभी जानते हैं जीरो से बड़ा है। लेकिन यहाँ पर देखो r जो है b से हमेशा छोटा रहेगा, 1 हमेशा छोटा रहेगा 4 से। अगर मान लो बड़ा रहेगा तो क्या, अगर सपोज करो, मान लो अगर शेषफल यहाँ पर 5 बच जाता है, तो हम एक बार भाग ले जा करके 4 1 कम 4, अभी बचा नहीं है, सब मान लो कि यहाँ शेषफल 5 बच जाता, तो एक बार भाग ले जाते हैं, तो 5 में से 4 गया 1, यानी काट देते ना। अगर शेषफल इससे जब बड़ा रहेगा तो हमको एक बार भाग ले जाकर, 2 बार भाग ले जाकर और ले जाएंगे और इसको काट पीट करके छोटा कर देंगे। इसीलिए जो शेषफल बचता है r, वो हमेशा इस भाजक से छोटा ही रहता है। तो यहाँ पर यदि आप रूल लगाएं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल का, तो देखिए आंसर आपका सेम आएगा। मैंने 25 क्या है, 25 आपका भाज्य है और 4 क्या है, आपका भाजक है। तो यहाँ पर अब भाज्य कितना है आपका, 25 है। भाजक कितना था आपका, 4 था, 4 मैंने माना था। भागफल कितना आया था, 6। अब इसको काट दीजिए, शेष आपका 1 आया था ना, तो 6, और शेष कितना आया था, 1। अब देखिए, अब इनका गुणा कीजिए, 6 6 24 और 1 25, RHS बराबर LHS। इसका मतलब हमारा जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है यह सही प्रूव करता है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो आप लिखेंगे कैसे, अब उसको समझिए।
तो आपको अपने कॉपी या एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है इसको समझिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखने के बाद हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर इनमें ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान होंगी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर होगा 0 से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, लेकिन बी से हमेशा छोटा रहेगा। इसके बाद आपको आप लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर या भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसके बाद आप नाम लिख देंगे कि ए क्या है, ए भाज्य है, बी भाजक है, क्यू भागफल है, आर शेषफल है। इतना आपको एग्जाम में लिखना है और मार्क्स आपको 100% मिलेंगे। और ये जो ऊपर मैंने आपको बताया केवल आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक। तो आपको लिखना क्या है और समझाना क्या है, दोनों टॉपिक को मैं लेकर के चलता हूँ। तो पहले आपको समझा देता हूँ, बाद में आपको बताता हूँ कि आपको लिखना क्या है। तो चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सो दोस्तों अब हम करते हैं प्रश्नावली 1 को सॉल्व, क्योंकि इतना जानना जो मैंने आपको बताया वो बहुत ज़रूरी था। अब इसके बाद आपको प्रश्नावली 1 ये सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF। अब HCF क्या होता है, HCF को आप म स बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। म स क्या होता है, ल स क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, कैसे निकालते हैं, सब कुछ मैंने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बताया, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर भी आप जाकर के देख सकते हैं। हालांकि यहाँ तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे HCF कैसे निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर आप पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, जो अभी जस्ट मैंने आपको बताया उसका यूज आप HCF ज्ञात करने में करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225 का हमें मस है यानी HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें 135 और 225 का HCF पूछा है। तो सबसे पहले देखिए इनमें कौन सा संख्या बड़ा है। तो इनमें हम सभी जानते हैं कि 225 है वो बड़ा है, जो बड़ा होगा उसके सामने ए वाला साइन लगेगा 135 से। तो अब देखिए अब 225 में 135 से हम भाग देंगे, इधर एक साइड से हम थोड़ा इधर ले लेते हैं। अब क्या करना है आपको 135 से भाग देना है किसको, 225 में। अब देखेंगे कितनी बार जाएगा। तो यहाँ पर जो भाग जाएगा वो एक बार जाएगा, और एक बार जाने पर शेष जो बच रहा है शेष को आप यहाँ लिखिए। तो जब यहाँ पर आप घटाएंगे तो शेष क्या आएगा, तो यहाँ पर आर जो आया वो आर 90 है, और जो ए था हमारा ये क्या है, ये है भाज्य है 225 और भाजक था 135। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में यहाँ हमको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए ए बराबर 225 है, बी बराबर 135, ये भाज्य है, भाजक है, भागफल है और ये शेषफल है। तो भाज्य बराबर यहाँ लिखेंगे आप 225 बराबर बी कितना है 135 गुणे 1, क्यू की जगह 1 रखिए, प्लस 90 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे आपको चूंकि आपको HCF याद करना है, तो HCF तब हमें प्राप्त चलेगा जब शेषफल जब तक आप शून्य नहीं आ जाता, जब तक आपका शेषफल शून्य नहीं आ जाता तब तक आपको इस प्रकार से लिखते रहना है। अब आप किस में किसको भाग देंगे, अब देखिए अभी जो 90 है ना, शेष जो बचा है ना, इस शेष में इस 90 से 135 को भाग लगाइए, इस भाजक को भाग लगाइए 90 से। क्या बोला मैंने आपको, जो शेष बच रहा है ये जो आर है, आर से अब भाग लगाइए 135 को। तो यहाँ पर जब हम आर से इसको भाग लगाएंगे तो ए भी एक बार जाएगा और शेषफल आपका 45 बचेगा। तो यहाँ पर आपको ए वाला साइन लगाना है, याद रखिए बराबर का साइन लगाना मत भूलिएगा, इसको या बोलते हैं इसको बराबर बोलते हैं। तो या लगाया है या बराबर लगाइए, लेकिन साइन जरूर लगाइए। तो यहाँ पर जो भाज्य है, अब चाहे आप इतना लिखें या न लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता, लेकिन इतना जरूर लिखिएगा कि अब यहाँ पर जो भाज्य है, भाज्य कितना है, भाज्य है 135। तो 135 किसके बराबर होगा, 90 गुणे इस भागफल के प्लस शेषफल कितना है 45। तो यहाँ पर भी शेष आपका शून्य नहीं है, तो आपको तब तक भाग करते रहना है, तब तक इसी प्रकार से करते रहना है जब तक आपका आर शून्य नहीं आ जाता। अब आप क्या करेंगे, इस 45 का इस 90 में भाग देंगे। तो 45 का 90 में जब भाग देंगे तो हम सभी जानते हैं कि 2 बार जाएगा और 90 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो इसको आप इस प्रकार लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 90 बराबर 45 गुणे 2 और शेषफल कितना बचा आपका 0। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि यहाँ 135 और 225 45 से पूर्णतया विभाज्य है, अतः 135 और 225 का HCF जो आएगा 45 यानी 45 होगा। तो देखिए इतना आपको लिखना है, नोट्स में आपको लिखना है। और ये जो मैंने आपको किया ये चाहे तो आप ये रफ कार्य है, ये आप रफ कार्य में जरूर करिएगा, एग्जाम में आपको मिलता है। एग्जाम में आप पिछले पेज पे आप कर सकते हैं रफ कॉपी। रफ करने के बाद इसको आप काट देते हैं इस प्रकार से, आप चाहे तो काट सकते हैं, ना चाहे तो रहने ही दीजिए, लेकिन यहाँ पर लिख दीजिएगा रफ कॉपी। एग्जाम में आपको ऐसा करना है, ठीक। बाकी इसका जो नियम था ये इधर का था, ठीक। यहाँ पर मैंने भाग दिया, रफ कॉपी किया है यहाँ पर, ठीक। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो बी वाले क्वेश्चन में बोला 196 और 38,220 का HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन लेम्मा का यूज करते हुए। तो चलिए इसको भी सेम उसी तरीके से लिखते हैं और इन दोनों में सबसे पहले लिखेंगे बड़ा कौन सा है 38,220 में बड़ा है किससे 196 से, तो 196 से इसको भाग लगाइए। तो चलिए लगाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बार भाग जाएगा तो 196 होगा और जब माइनस करेंगे तो आएगा 1 8 और 6। अब यहाँ पर इस 2 को भी यहाँ उतार लेते हैं। अब देखिए अब ये जो भाग जाएगा अब ये 9 बार जाएगा, जब 9 बार ले जाएंगे तो आएगा 1 7 6 4 9 छक्के चौवन 4 और जब इसको हम माइनस करेंगे तो इधर कट जाएगा आएगा 9 8 और इस 0 को यहाँ पर उतारें 980। अब देखिए कितनी बार जाएगा, आपको तब तक भाग देना है जब तक शेषफल ना बच जाए, या तो शेषफल 0 बचेगा या 0 से बड़ा ही रहेगा, लेकिन 0 से कभी छोटा नहीं बचता। अब शायद अब 5 बार जाएगा, 5 बार ले जाएंगे तो 980 पूरा कट जाएगा, तो शेष यहाँ पर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ आर कितना आ रहा है 0, तो हम ए यहाँ पर ए कितना था, ए क्या है 38,220 है और बी है 196। यहाँ में क्यू कितना मिला 195 और आर कितना मिल रहा है 0 मिल रहा है। देखिए आर 0 मिल गया तो आपको लिखना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसके फॉर्म में लिखना है, यानी 38,220 बराबर 196 गुणे बी क्यू 195 प्लस 0। तो यहाँ पर आपको सेम वही लाइन लिखना। तो यहाँ पर 196 और 38,220 दोनों 196 से पूर्णतया विभाज्य है। मैंने आपको क्या बताया था, जब शेषफल शून्य आ जाए तो जो आपका जो वहाँ पर जो भाजक होता है वही आपका HCF यानी मस कहलाता है। तो यहाँ 196 ही था, 196 पर ही शेष शून्य आ गया, तो यहाँ पर 196 से पूर्णतया ये दोनों संख्याएं पूर्णतया विभाज्य हैं, अतः हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो HCF होगा वो 196 होगा। इतना आप लिख लीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाता है। तो इसका HCF कितना आएगा 196। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर सी वाले क्वेश्चन में बोला है 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी मैंने सेम काम किया, 867 क्या है जो बड़ा है उसे मैंने लिख लिया, 867 बड़ा है 255 से, तो हमें 255 से भाग करना होगा 867 में। तो यहाँ पर 3 जाएगा, यहाँ पर जो भाग जाएगा वो 3 बार जाएगा, तो 3 बार जब हम ले जाएंगे तो 5 15 की 5 हासिल लगा 1, 5 15 16 की 6 हासिल लगा 1, 3 दूना 6 और 1 765। जब हम इसको माइनस करेंगे तो 102 शेष बच रहा है। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब इसको भी ए और बी क्यू के फॉर्म में लिखिए, क्योंकि जो शेष है ना, शेष अगर इससे छोटा आ गया तब आपको लिखना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसके फॉर्म में लिखना है। कब, जब आर जो है, जब मैंने आपको बताया था कि आर हमेशा छोटा रहेगा किससे, इससे, क्या है बी है, बी से हमेशा आर छोटा रहेगा, तो आर जब हमेशा छोटा आ जाए तो इसके फॉर्म में आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए बराबर 867 था, बी बराबर 255, भाजक और भागफल 3 आया, शेषफल आर 102 आया था। तो हमको लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करते हुए ए बराबर बी क्यू प्लस आर से 867 बराबर 255 गुणे 3 प्लस 102। अब नेक्स्ट लाइन में आप क्या करेंगे, इस 102 को उठाएंगे, अब जो शेष बच रहा है इसको उठाएंगे और इससे भाग देंगे, इसमें भाग देंगे, यानी 255 में भाग देंगे किससे, 102 से। तो 2 बार भाग चला जाएगा आराम से, तो 102 दूने 204। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो 5 में से 4 गया 1 और 5 का 5 यहाँ पर 0। तो देखिए आर भी यहाँ पर इससे छोटा मिल गया, तो यहाँ पर भी हमको इसके फॉर्म में लिखना है। और हाँ, या का साइन लगाना मत भूलिएगा, या लगा करके आप क्या लिखेंगे कि 255 बराबर, देखिए यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि ए बराबर कितना है 255 और यहाँ पर बी बराबर 102 है और यहाँ पर क्यू बराबर 2 है और आर बराबर 51 आया। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं, ना चाहे तो कोई बात नहीं, या का साइन जरूर लगाइएगा, उसके बाद बराबर लिखिए, फिर इस 102 में गुणा कीजिए 2 से और शेषफल जितना है 51 लिख दीजिए। अब नेक्स्ट लाइन में आपको क्या करना है, इस शेष को उठाना है और इससे भाग देना है। इतना आपको तब तक करते रहना है, तब तक करते रहना है जब तक आपका शेषफल शून्य नहीं आ जाता। तो चलिए 51 में फिर से भाग लगाते हैं 102 को, ये तो 2 बार जाएगा, तो 2 दूने 2 1 का 2 और 2 5 10, पूरी तरह से कट गया, शेषफल शून्य आ गया। अर्थात अब आप क्या लिखेंगे कि यहाँ 102 किसके बराबर है, 51 गुणे 2 प्लस 0 के। तो अब आप लिखेंगे, तो आपको क्या लिखना है कि यहाँ 867 और 255 51 से पूर्णतया विभाज्य है, अतः 867 और 255 का HCF 51 होगा। अब देखिए कई लोगों के मन में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि हमने भैया भाग 51 में 51 से लगाया था 102, तो 102 को, तो 867 और 255 कैसे विभाज्य हैं, ये कंसेप्ट आपको समझने लायक है। अगर आप चाहें तो भाग दे करके भी देख सकते हैं, आपका भागफल
पूरा पूरा चला जाएगा और जो शेष आएगा वो शून्य आएगा। अगर न विश्वास हो तो कैलकुलेटर उठाइए और 51 से भाग लगाइए 867 और 255 को, आपका भागफल पूरा पूरा जाएगा और शेष हमेशा शून्य बचेगा। वो कैसे? वो इसलिए हुआ क्योंकि सबसे पहले हमने 255 से भाग दिया 867 को। शुरुआत यहीं से हुई है भैया, जो शेष आ रहा है उसी शेष को उठाया है और इससे भाग देते चले आ रहे हैं। तो जो इस पर हमारा शेषफल शून्य बच रहा है ना, जो संख्या भले ही छोटी हो गई हो, लेकिन 51 से यदि 102 में भाग चला गया है, 255 में भी भाग चला गया है, तो 51 से 867 में भी भाग आराम से चला जाएगा। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ 867 और 255 का जो HCF होगा वो कितना होगा? 51 होगा। आशा करता हूँ कि आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी ना हो, इसलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक कर सकते हैं वहाँ तक करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।